इसके बाद नेक्स्ट है, पार्टिसिपेशन कैन मोटिवेट एम्प्लॉय बाय मेकिंग देम टेक ओनरशिप ऑफ द टास्क एंड इंक्रीजिंग देयर कमिटमेंट। अगर आप एम्प्लॉय को मैनेजरियल या किसी डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाते हो ना, तो उससे उसको ऑनरशिप ऑफ द टास्क मिलती है कि ये काम मैंने किया है, इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा, और उसकी कमिटमेंट भी ज़्यादा होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस हाउ एवर वुड दिस नॉट हैपन? अब पार्टिसिपेशन इज जेन्युइन। अगर पार्टिसिपेशन जेन्युइन होगी तो उसको क्रेडिट भी मिलेगा उस काम का, और उसकी कमिटमेंट भी ज़्यादा होगी, तो ये तो ट्रू है। ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ पार्टिसिपेशन इज मेड क्लियर। आपने एम्प्लॉय को बड़ा क्लियरली बता दिया कि आपने इस वजह से पार्टिसिपेट करना है, और ये पर्पस है आपकी पार्टिसिपेशन का, तो ऑब्वियसली उसको ऑनरशिप ऑफ द टास्क भी होगी और उसकी कमिटमेंट भी इंक्रीज होगी। ये भी ठीक है। एवरीवन इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इक्वली, ये फॉल्स है। क्यों? पार्टिसिपेट हम इसलिए करवाते हैं एक एम्प्लॉय से किसी काम में कि जब वो काम करके फारिग होगा तो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा कि ये काम जो है मैंने किया है, सारा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एम्प्लॉय ही इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी टास्क में, तो जब वो टास्क हो जाएगा तो सारे एम्प्लॉयज उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उसमें एक एम्प्लॉय को तो ऑनरशिप ऑफ टास्क कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबने मिलजुल के काम किया है, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है। एंड एफर्ट्स एट पार्टिसिपेशन आर मेंटेन्ड फॉर अ रीजनेबल पीरियड, और जो एफर्ट्स हम करवा रहे हैं वो एम्प्लॉय एफर्ट्स मेंटेन करेगा एक रीजनेबल पीरियड के लिए, तभी वो टास्क कंप्लीट होगा या पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंप्रूव होगी। ये भी ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस जो हैं ट्रू हैं, और ऑप्शन सी जो है फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उसको ऑनरशिप ऑफ टास्क नहीं मिलेगा, सबको ऑनरशिप ऑफ टास्क मिलेगा, जो कि इसका पर्पस नहीं है पार्टिसिपेशन का। क्लियर विद दिस? यहाँ ओके। नेक्स्ट, application of process theories to motivate in practice involves all but one of the following measures. Which is the exception? अब प्रोसेस थ्योरी में कौन सी चीज़ एक्सेप्शन? प्रोसेस थ्योरी मतलब थ्योरीज हमें बताती हैं कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का क्या प्रोसेस होता है। अच्छा, अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? क्लैरिफाइंग इंटेंडेड रिजल्ट्स। अगर आप एम्प्लॉय को बता दो कि मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसको पता होगा कि उसने करना क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि जब आप एग्जाम दो तो अच्छा रिजल्ट लेके आओ। तो जब आप वाकई में अच्छा रिजल्ट लेके आओगे, आप खुद से मोटिवेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जो टारगेट मिला था उसको आपने अचीव कर लिया। तो अगर आप क्लियरली एक्सपेक्टेशंस बता दोगे तो ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो ट्रू है कि एक्सपेक्टेशन ज़रूर बतानी है, एम्प्लॉय को पता तो हो उसने करना क्या है। ठीक है, आप उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किए जा रहे हो साल के एंड पे, और आपने उसको बताया ही नहीं कि आप उससे चाहते क्या हो, तो फिर तो वो कभी मोटिवेट नहीं होगा। सेकंड, गिविंग फीडबैक ऑन एक्चुअल रिजल्ट्स। आप फीडबैक दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फीडबैक देना। आप जब जब एम्प्लॉय को फीडबैक दोगे वो मोटिवेट होगा। जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो पोर्टल पे, उसके बाद आप असाइनमेंट करते हो, असाइनमेंट का रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या होता है असाइनमेंट का? वो आपके लिए फीडबैक होता है। जब आप जब स्कोर ज़्यादा लेते हो, आपको एक सेटिस्फैक्शन अचीव होती है कि मेरा ये चैप्टर जो है अच्छे से मुझे आता है। जहाँ पर आपका स्कोर कम आता है, परेशान होते हो कि ये चैप्टर मुझे सही से नहीं आता, तो ऑब्वियसली मोटिवेशन में बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप कंटिन्यूसली हर असाइनमेंट पे बुरा स्कोर लेते रहोगे तो आप खुद डीमोटिवेट हो जाओगे कि ये पेपर तो मुझसे हो ही नहीं सकता। हर असाइनमेंट में अच्छा रिजल्ट आता रहेगा, फीडबैक मिलता रहेगा, तो ऑब्वियसली आप खुद ज़्यादा मोटिवेट होगे। तो ये भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ट्रू है। इसके बाद इमिडिएसी ऑफ रिवॉर्ड फॉलोइंग रिजल्ट, कि आपको जो रिवॉर्ड है ना वो एक्चुअल रिजल्ट के फौरन बाद मिल जाना चाहिए, या आपने जो एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देना है जैसे ही उसने परफॉर्मेंस की फौरन उसको रिवॉर्ड दे दो। क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड फौरन मिलना जरूरी नहीं है मोटिवेशन के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ रिवॉर्ड्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एसीसीए कर रहे हो और अभी आप पेपर्स पढ़ रहे हो एसीसीए के। अब एसीसीए करने का रिवॉर्ड आपको हर एग्जाम के बाद फौरन मिल जाएगा। रिवॉर्ड पहले होगा क्या? रिवॉर्ड होगा अच्छी जॉब मिलना, उस पर अच्छी सैलरी मिलना, उसके साथ पर्क्स मिलना। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए रिवॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल तो आपकी अगर आप एसीसीए कर रहे हो, आपने F1 के पेपर में वर्ल्ड वाइड टॉप कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको
रिवॉर्ड फौरन मिल जाएगा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा, शायद कुछ प्राइज मनी मिल जाए, बट आपका एक्चुअल रिवॉर्ड जो आपके माइंड में है कि जब मुझे अच्छी जॉब मिलेगी तो मतलब ये कि मेरे एसीसी करने का पर्पस अचीव हो गया, ये आपका रिवॉर्ड है। अब आपने F1 पास कर लिया, क्या आपको फौरन ही अच्छी जॉब मिल जाएगी? आपको सारे पेपर पास करने पड़ेंगे, फिर 3 साल फर्म में आपको प्रैक्टिस या इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा। फ़र्ज़ करो आप 5 साल बाद का सोचो कि अच्छी जॉब मुझे मिलेगी 5 साल बाद, जो मेरी एक ड्रीम जॉब है वो मुझे 5 साल बाद फॉर एग्जांपल मिलेगी। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एसीसी करने के लिए मोटिवेट नहीं हो, आप फिर भी मोटिवेटेड हो जबकि आपको रिवॉर्ड मिलेगा 5 साल बाद। तो ये बेसिकली क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि रिवॉर्ड हमेशा एक्चुअल रिजल्ट्स के बाद मिलना चाहिए। रिवॉर्ड के लिए शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। कुछ रिवॉर्ड आपको फौरन एक्चुअल टास्क के फौरन बाद मिल जाते हैं, कुछ आपको लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म के लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड होते हैं? एम्प्लॉय जो है वो अच्छा काम करने की कोशिश करता है ताकि उसको लॉन्ग टर्म में प्रमोशन मिले। अब एक बंदा एज अ कैशियर अगर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया, वो अच्छी मेहनत से काम कर रहा है, तो वो पहले ही दिन जाके फाइनेंस डायरेक्टर नहीं बन जाएगा, या एक दो अच्छे काम करने के बाद वो फाइनेंस डायरेक्टर नहीं बन जाएगा। 10-15 साल काम करेगा तो जाके फाइनेंस डायरेक्टर बनेगा उस कंपनी का। तो वो प्रमोशन जो है वो क्या है, लॉन्ग टर्म चीज़ है। ये रिवॉर्ड बहुत बड़ा है उसके लिए, बट ये रिवॉर्ड उसको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। बट स्टिल रिवॉर्ड चाहे आपको शॉर्ट टर्म में मिल रहा हो, लॉन्ग टर्म में मिल रहा हो, अगर आपका बिलीफ है, अगर आप उसको वैल्यू दे रहे हो, अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी है, तो आप ऑब्वियसली उसको लॉन्ग टर्म में भी वैल्यू दोगे। क्लियर विद दिस? ओके। कंसिस्टेंसी ऑफ रिवॉर्ड फॉर रिजल्ट्स, कि जब भी एम्प्लॉय अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, हर अच्छी परफॉर्मेंस पे आप उसको रिवॉर्ड दो। ये क्या है बेसिकली? कंसिस्टेंसी ऑफ रिवॉर्ड। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेट था, एक डॉग था, ठीक है। अब मैं उसको ना ट्रेन करता था, तो मैं ट्रेन कैसे करता था? मैं उसे कहता था यहाँ से आप वहाँ जाओ, या मैं उसको बॉल फेंकता था कि ये बॉल मेरे लिए आप लेके आओ। जब भी वो बॉल लेके आता था मैं उसको एक छोटा क्यूब उसके खाने के लिए देता था। हर दफ़ा वो बॉल लेके आ रहा है तो उसको पता होता था कि मुझे एक क्यूब खाने के लिए मिलेगा। ये क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स है, ये कंसिस्टेंसी ऑफ रिवॉर्ड है फॉर रिजल्ट्स। अगर मैं उसको बॉल फेंकता रहूं, कभी वो लेके आ रहा है मैं उसको क्यूब दे रहा हूं, कभी मैं उसको क्यूब नहीं दे रहा खाने के लिए, तो वो क्या है? मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन जब उसको बिलीव होगा कि हर दफ़ा जब वो मेरे लिए बॉल लेके आएगा तो उसको एक क्यूब खाने के लिए मिलेगा, तो ये क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ रिवॉर्ड फॉर रिजल्ट, वो हमेशा लेके आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो है कंसिस्टेंसी, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू है। सो इसमें ऑप्शन सी जो है कि इमीडिएसी ऑफ रिवॉर्ड फॉलोइंग द रिजल्ट्स, ये होना ज़रूरी नहीं है। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, बट एम्प्लॉय तभी मोटिवेट होगा कि लॉन्ग टर्म में उसका बिलीफ हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कैसे बिलीफ होगा? आपको अगर बिलीफ है कि आप 5 साल मेहनत करके एससीए करो, उसके बाद अच्छी जॉब मिलेगी, तो आप उससे भी मोटिवेट होगे। एग्री विद दिस? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, Anna manages a junior employee who has been performing very well in his job. Anna wishes to motivate him and has decided to offer him a greater level of responsibility, higher level of responsibility within the business. What type of job redesign is Anna offering to junior employee? Enlargement, rotation, enrichment, switching. कौन सा ठीक है? इनरिचमेंट। क्यों? क्योंकि उसको ग्रेटर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, ज़्यादा मुश्किल काम उसको या ज़्यादा चैलेंजिंग काम हम उसको देने लगे हैं, तो जॉब इनरिचमेंट बिल्कुल ठीक है। क्लियर विद दिस? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ अ बिजनेस ऑपरेट्स अ पीस वर्क सिस्टम। पीस वर्क क्या होता है? पीस वर्क सिस्टम ये होता है कि जितने यूनिट्स बनाएगा उसके हिसाब से हम उसको काम देंगे। वेयर एम्प्लॉयज आर पेड फॉर ईच यूनिट दे प्रोड्यूस, इट मीन्स दैट एम्प्लॉयज विल नीड टू बी इनकरेज टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क इज हाई। अब अगर आप पीस वर्क पे काम करवा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय को इनकरेज करो कि वो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए। ये ट्रू है या फॉल्स? ठीक है, ठीक है। देखो पीस वर्क में ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपको लेट्स सपोज $5 पर यूनिट दिया जाएगा, ठीक है, कोई फिक्स सैलरी नहीं होगी। अब मैं आपको हायर करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आपने मेरे लिए एक प्रोडक्ट बनाना है, हर प्रोडक्ट बनाने पे मैं आपको $5 पे करूँगा। अब आपके माइंड में क्या होगा? आप लेबर हो, आपके माइंड में क्या होगा कि पूरे दिन में मैं जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाऊंगी उतनी ज़्यादा मेरी इनकम होगी, ऐसा ही है। तो अगर एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता है, तो आप क्या कोशिश करोगे? एक यूनिट को 5 मिनट में बना लो, 10 मिनट में बना लो, 15 मिनट में बना लो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक यूनिट बनने में घंटा लगता है। जितने कम टाइम में आप यूनिट बनाओगे
उतने ज़्यादा पूरे दिन में यूनिट्स बनेंगे, उतनी आपकी इनकम ज़्यादा होगी। बट उसकी वजह से क्या होगा, जब घंटे का काम आप 15 मिनट में करने की कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होगी। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होगी तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली मैनेजर को इनकरेज करना पड़ेगा कि ठीक है हम आपको पर यूनिट के हिसाब से तो पे कर रहे हैं, लेकिन अगर हर प्रोडक्ट जो है वो इस क्वालिटी का होगा। अगर आप ख़राब ख़राब प्रोडक्ट बना दोगे मेरे लिए जल्दी जल्दी, तो उसके लिए मैं आपको कुछ पे नहीं करूँगा। तो ऑब्वियसली अगर आप पीस वर्क पे पे करोगे तो उसमें क्वालिटी के ख़राब होने का हमेशा बहुत डर होगा, क्योंकि लेबर जो है वो जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करेगा, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब बनने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अगर आपने एम्प्लॉय को पीस वर्क में पे करना है तो साथ में क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना है। इसी तरह अगर आप आवरली पे करना शुरू कर दो एम्प्लॉय को कि आप जितने भी यूनिट्स बनाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको पर आवर के हिसाब से पे करूंगा। अब एम्प्लॉय क्या करेगा, जो यूनिट 1 घंटे में बनता होगा ना उसको 6 घंटे में बनाएगा। और ऑब्वियसली एक यूनिट को अगर वो 6 घंटे में बनाएगा तो उसकी क्वालिटी तो टॉप क्लास ही होगी। तो आवरली बेस पे आपको क्वालिटी के लिए इनकरेज नहीं करना पड़ेगा। बट पीस वर्क में जहां वो टाइम बचाने की कोशिश करेगा ताकि ज़्यादा यूनिट बने, वहां पर आपको क्वालिटी के लिए बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत इंकरेज करना पड़ेगा। क्लियर विद दिस? हाँ जी। जैसे फर्ज करो लेबर, दो किस्म के पाकिस्तान में लेबर होते हैं, एक होता है ठेके वाला मजदूर, एक होता है दिहाड़ी वाला मजदूर। ये टर्म्स कभी सुनी है आपने? हम्म। तो जो दिहाड़ी वाला मजदूर है उसको हम क्या कहते हैं कि यार आपने मेरे घर की कंस्ट्रक्शन करनी है फॉर एग्जांपल, आप जितनी कंस्ट्रक्शन करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितने दिन काम करोगे हर दिन की मैं आपको पेमेंट करूंगा। ठीक है। अब वो क्या करेगा, जो काम 4 दिन में होता होगा ना वो करेगा 15 दिन में। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जितना वो टाइम लगाएगा उतनी उसकी इनकम बनेगी। अब इसमें क्या होगा, क्वालिटी जो है वो बड़ी वीआईपी किस्म की बनेगी। क्यों? क्योंकि 4 दिन का काम वो 15 दिन में कर रहा है। लेकिन जहां आपने उसे कहा कि कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं आपको ठेके पे देता हूँ, मुझे नहीं पता आप कितने दिन में कंप्लीट करते हो, मैं आपको फॉर एग्जांपल $100 दूंगा, आप ये कंस्ट्रक्शन मुझे कंप्लीट करके दो। अब जो काम 15 दिन में होता होगा ना वो कोशिश करेगा दिन रात लगा के 2 दिन में ख़त्म करे, ताकि जाके वो दूसरा काम पकड़े। तो यहाँ पे क्या होगी, क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब होगी। ये पीस ठेका वाला सिस्टम जो है ये पीस वर्क सिस्टम होता है। क्लियर विद दिस? हाँ जी। तो जहाँ पर पीस वर्क सिस्टम होगा वहाँ क्वालिटी ख़राब होने का बहुत डर होगा, इसीलिए मैनेजर को बार बार इनकरेज करना पड़ेगा कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, तभी पर यूनिट हम आपको पे करेंगे। सो ऑब्वियसली दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्लियर विद दिस?